शाहुआ ने मुझे 4 साल तक दिल से चाहा और आखिरकार उसने मुझे अपना बना ही लिया। लेकिन जब हम अपने रिश्ते में एक कदम और आगे बढ़ने वाले थे, तभी मुझे पता चला कि उसके शरीर के सबसे निजी हिस्से पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम टैटू था। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने बेरहमी से उससे रिश्ता खत्म कर दिया और जाते जाते सिर्फ एक बात कही, मैं शेन जिंगजो जिंदगी में कभी भी तुमसे दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, बाईरुआशी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 5 साल बाद मैं एक डॉक्टर बन चुका था और वो बिजनेस दुनिया की सबसे चमकती हुई नई हस्तियों में से एक बन गई थी। मैंने हमारी मुलाकात की कल्पना हजारों बार की थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो मुलाकात एक इमरजेंसी रेस्क्यू सीन में होगी। उसकी पीठ में लोहे की छड़ घुसी हुई थी, दोनों पैर बुरी तरह कुचल चुके थे, वो मौत के बिल्कुल करीब थी। मेरे अंदर का डॉक्टर तुरंत जाग गया। मैं भागकर उसके पास पहुंचा और पूरी ताकत से उसके घाव दबाने लगा, लेकिन आंसू मेरी आंखों को धुंधला कर रहे थे। मैं दूर कुछ देख भी नहीं पा रहा था, बस चीख रहा था, कोई है, जल्दी आओ। उसी वक्त बाईरुआशी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजरें धुंधली थीं, लेकिन उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से खून और मिट्टी से सना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे दोनों हाथ उसके घाव दबाने में लगे थे, इसलिए मैंने झुककर अपना चेहरा उसकी हथेली से लगा लिया। अगले ही पल वो हल्का सा मुस्कुराई। शेन जिंगजो, तुम सच में बेदिल इंसान हो। और ये कहते ही उसका हाथ अचानक नीचे गिर गया। उसके मुंह और घावों से एक साथ खून बह निकला। मैं पूरी तरह टूट गया। मेरी आवाज तक फट गई थी जब मैं पागलों की तरह चिल्लाया, कोई आओ जल्दी। जब मेरे साथी उसे स्ट्रेचर पर उठा रहे थे, तभी उसकी जेब से 2 पुराने एनर्जी बार्स नीचे गिर पड़े। उनकी पैकिंग पूरी तरह सिकुड़ चुकी थी, अंदर का खाना भी टूटकर चूर हो चुका था, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वो वही एनर्जी बार्स थे जो 6 साल पहले मैंने यूं ही उसे दिए थे जब मैं ओवर टाइम कर रहा था। उस पल मैं इतना रोया कि खड़ा तक नहीं रह पाया। पूरा रास्ता मैं एम्बुलेंस वालों पर चिल्लाता रहा, दे और तेज चलाओ जल्दी। 7 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट आखिरकार बंद हुई। मेरे पैरों में ताकत नहीं बची थी। मैं दीवार पकड़कर बाहर निकला। उसके परिवार और दोस्त तुरंत मेरे पास दौड़ाए, लेकिन मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और बस इतना कह पाया, वो अब खतरे से बाहर है। इतना सुनते ही सब लोग उसकी तरफ भाग गए और मैं दीवार पकड़कर धीरे धीरे इमरजेंसी हॉल की तरफ लौट गया। मेरी आवाज इतनी भारी हो चुकी थी कि पहचाना मुश्किल था। मेरे पास अभी और मरीज हैं। अगले दिन शाम 4 बजे लगातार भूखे प्यासे रहने के बाद मुझे आखिर थोड़ा वक्त मिला। मैं उसके कमरे में गया। उसकी 5 पसलियां टूट चुकी थी, लोहे की छड़ उसके फेफड़े में घुस गई थी, बायां पैर फ्रैक्चर था। किसी को नहीं पता था कि जब उसे अस्पताल लाया गया तब उसका ब्लड प्रेशर तक गायब हो चुका था। मैं ऑपरेशन टेबल पर घुटनों के बल बैठ गया था। सबके रोकने के बावजूद मैंने उसे सीपीआर देना शुरू किया। पूरा 1.5 घंटा मैं पागलों की तरह उसके सीने को दबाता रहा और बेहोश पड़ी उसे चिल्लाकर कहता रहा, तुम मुझसे नफरत नहीं करती, उठो और बता लो मुझसे, यूं पड़े रहना क्या बहादुरी है, तुम इतनी घमंडी लड़की हो, क्या तुम सच में ऐसे मरना चाहती हो। अब वो अस्पताल के बिस्तर पर शांत लेटी थी। उसकी सांसें सामान्य थी। मैंने वो दोनों एनर्जी बार्स धीरे से उसके तकिए के पास रख दिए। 2 दिन और 2 रातों से बिना सोए मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बाईरुआशी, मुझे डॉक्टर बनना कभी पसंद नहीं था, लेकिन आज पहली बार जब मैंने तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींचा तब मुझे लगा कि ये सफेद कोट सच में बहुत अच्छा है। लेकिन तभी कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज गूंजी। लू यूतांग मुड़कर सामने आई। उसने मेरी लाल आंखें और काले पड़ चुके डार्क सर्कल्स देखे। वो बाहें मोड़कर खड़ी हो गई और दर्द भरी नजर से बोली, तुमने फिर पूरी रात जाकर काम किया ना। पूरे अस्पताल को पता था कि खूबसूरत और युवा डॉक्टर लू मुझसे एक तरफा प्यार करती। मैंने सिर्फ थके हुए अंदाज में सिर हिला दिया। जब उसने मुझे घर छोड़ने की बात कही तो मैंने शांत आवाज में मना कर दिया, जरूरत नहीं, मैं ड्यूटी रूम में ही सो जाऊंगा। उसके जाने के बाद मैंने बैग से एक बिस्किट निकाला। वो कल ही एक्सपायर हो चुका था। मैं बिना किसी भाव के उसे मुंह में डालकर खाने लगा। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। मेरी बड़ी बहन शेन यूरो गर्म खाना लेकर अंदर घुस आई। अंदर आते ही उसने मेरे सिर पर हल्की चपत मारी। मैं जब चाहूं अंदर आ सकती हूँ। मैंने उसे अनदेखा कर दिया और चुपचाप खाना खाने लगा, लेकिन वो लगातार मुझे घूरती रही। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होती गईं। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी कलाई पर एक बदसूरत पुराना निशान था। मैं जैसे बिजली छूने पर पीछे हटता है वैसे झटके से उसका हाथ हटाकर बोला, क्या कर रही हो। उसने अपनी आंखों में छुपा दर्द दबा लिया। फिर अचानक बात बदलते हुए बोली, माँ से मिलने नहीं जाओगे। मेरे हाथ वहीं रुक गए। कुछ सेकंड बाद मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, जब समय मिलेगा तब जाऊंगा। 1 हफ्ता पलक झपकते गुजर गया। मैं अपने मेंटर के साथ वार्ड राउंड पर था, लेकिन जैसे ही मैं एक वीआईपी रूम में दाखिल हुआ मेरे कदम रुक गए। वो बाईरुआशी का कमरा था। वो जाग रही थी, आधे सहारे से बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें सीधे मुंह पर टिकी हुई थी, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में उसकी रिपोर्ट देखने लगा। फिर मैंने उसका तापमान चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके माथे के पास पहुंचा उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो गया। फिर भी मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैंने शांत आवाज में पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है। वो चुप रही। आसपास खड़े डॉक्टर और नर्सें धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ दिन पहले उसी लड़की के लिए टूटकर रोने वाला इंसान अब इतना ठंडा कैसे हो सकता है। तभी अचानक बाईरुआशी की कमजोर लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी, मैं अपना अटेंडिंग डॉक्टर बदलना चाहती हूँ। मेरे हाथ में पकड़ी फाइल हल्की सी रुक गई। फिर मैं धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास गया। झुककर उसके बेहद करीब आकर मैंने धीमी आवाज में कहा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत व्यस्त है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी सेवा करने का शौक है। वो तुरंत चुप हो गई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं और करीब झुक गया। अगर मुझे नहीं देखना चाहती तो चुपचाप अपनी चोट ठीक करो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम्हें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं खुद तुम्हें बाहर भेज दूंगा। ये कहकर मैं मुड़ गया, लेकिन जाते जाते मैंने बिना पीछे देखे एक और बात कही, उम्र बढ़ गई है शायद, अब रिएक्शन भी धीमे हो गए। अगली बार खुद गाड़ी चलाने के बजाय ड्राइवर रख लेना। ये सुनते ही बाईरुआशी गुस्से से लगभग बिस्तर से उठ बैठी, लेकिन मैं बिना पीछे देखे पूरे स्टाफ को लेकर बाहर निकल गया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा था। उसकी दोस्त तांग जिरान तो पूरी तरह स्टन रह गई। वो अविश्वास से बोली, दीदी ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम था, आपने आखिर जिंगजो भाई के साथ ऐसा क्या किया था। उनका ऑरा तो ऐसा था जैसे उन्होंने खुद आपको गाड़ी से टक्कर मारी हो और फिर भी उन्हें लगे कि आप मरी नहीं। उधर मैं जैसे ही अपने मेंटोर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाकर अंदर गया, मैंने देखा उनका चेहरा बेहद गंभीर था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मेडिकल डिपार्टमेंट से शिकायत आई है। फिर वो निराश नजरों से मुझे देखने लगे। तुम पर आरोप है कि तुमने मरीज के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया, उसे प्रायोरिटी देकर बाकी मरीजों से अलग व्यवहार किया। मैं तुरंत बढ़ गया। उसके फेफड़े में लोहे की रॉड घुसी हुई थी। अगर मैं उसे पहले नहीं बचाता तो क्या उसे मरते हुए देखता रहता। लेकिन मेरे मेंटर ने बस बेबस होकर सिर हिला दिया। मरीज के परिवार वाले ये सब नहीं समझते। मेरा दिल अचानक भारी हो गया। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तो अस्पताल मुझे निकालने वाला है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, बिना वेतन नौकरी और जांच में सहयोग करना होगा। ये शब्द मेरे अंदर ऐसे धन से जैसे किसी ने हड्डियों में चाकू घोंप दिया हो। लेकिन मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, ठीक है, लेकिन क्या मैं उसे पूरी तरह ठीक होने तक इलाज कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद बाईरुआशी अस्पताल के कमरे में बंद रहकर रूप चुकी थी। वो बैसाखी लेकर चुपके से नीचे लॉबी तक आ गई और किस्मत से उसकी मुलाकात फिर मुझसे हो गई। मेरा वही चेहरा जिसे देखकर उसे गुस्सा आता था अभी भी वैसा ही था। बस फर्क इतना था कि मेरे सिग्नेचर नीले बाल अब काले हो चुके थे। मैं भीड़ में खड़ा था, साफ सुथरा, शांत, लेकिन फिर भी सबसे अलग दिखता हुआ। तभी अचानक एक बच्ची के रोने की आवाज गूंजी। उसका हाथ डिसलोकेट हो गया। मैं तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बेहद नरमी से उसे समझाने लगा। सिर्फ 2-3 बातें करते ही बच्ची शांत हो गई। अगले ही पल टक उसका हाथ वापस अपनी जगह आ गया। मैं मुस्कुराकर खड़ा हुआ और हाथ हिलाकर जाने लगा। मैंने उसके परिवार से रजिस्ट्रेशन फी तक नहीं ली, लेकिन तभी एक नर्स घबराकर चिल्लाई, अरे 8 नंबर बेड वाली मरीज, आप खुद नीचे कैसे आ गई। बाईरुआशी वहीं पकड़ी गई, लेकिन सफाई देने के बजाय वो लंगड़ाते हुए वापस मुड़कर जाने लगी। अगले ही सेकंड धड़ाम वो जोर से जमीन पर गिर गई। उसके टांकों वाला घाव तुरंत फट गया। मैं बिजली की तरह उसकी तरफ भागा और उसे लगभग मुर्गी के बच्चे की तरह उठाकर खड़ा कर दिया। मेरे अंदर का गुस्सा अब दम नहीं रहा था। किसने कहा था तुम्हें बिस्तर से उठने को। वो दर्द से पसीने पसीने हो रही थी, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने दांत भींच कर कहा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ बोला, तुम्हारी जान अभी मेरे जिम्मे है।
अब खुद सोचो मैं कौन हूँ। ये कहकर मैंने जानबूझकर उसकी बाह के नरम हिस्से को दबाया ताकि उसे और दर्द हो। फिर मैंने नर्स को बुलाया और बिना उसकी बात सुने उसे वापस व्हील चेयर पर बैठा दिया। उसके बाद मैं उसे पीछे के गार्डन की तरफ ले गया। हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन उसी ठंडी हवा में मैंने धीरे से एक कंबल उसके पैरों पर डाल दिया। वो ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारे अस्पताल के डॉक्टर मरीजों की पर्सनल केयर भी करते हैं क्या? मैंने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया, तुमने मेरा काम पहले ही बहुत बढ़ा दिया है। अब तक उसका हिसाब भी नहीं लिया मैंने। उसके बाद दोनों चुप हो गए। हल्की धूप हम पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी हो। लेकिन वो पल ज्यादा देर नहीं टिक सका। जिस दिन बाई रोशी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई, पूरा माहौल किसी सेलिब्रिटी की तरह था। उसके आसपास लोग ही लोग थे। वो शान से लग्जरी कार की तरफ बढ़ी और दूसरी तरफ मैं हाथ में एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले अस्पताल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल रहा था। 4 महीने पहले ही नौकरी शुरू की थी और अब सस्पेंड हो चुका था। मेरे पास एक भी